अननेसेसरी कानून का भी आना जो है एक संवैधानिक चरित्र के लिए बहुत ठीक नहीं है। मतलब आपको न्यायालय की जरूरत नहीं है साहब। कल को कोई भी मुख्यमंत्री विपक्ष का है, किसी भी राज्य में है, उसको हटाना, उसके मंत्री को हटाना, उसके पार्टी को तोड़ने के लिए आप एक कानून ला रहे हैं। मतलब इस सरकार की सबसे अच्छी बात आप जानते हैं क्या है? जिसको आप आज तक कुरीति मानते थे, उस कुरीति को करने के लिए कानून ले आते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा जो आप कहते हैं ना कि जनबल धनबल से चुनाव लोग लड़ते हैं, और इसको हम लोग कुरीतियां मानते थे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का। संवैधानिक नज़रिए से ये कानून कितना सही है? संवैधानिक नजरिए से ये विधेयक जो है, ये जो आ रहा है, इसने संविधान के सारे मूलभूत सिद्धांतों को तार तार कर दिया है। आप समझे कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि हम किसी भी मंत्री, मुख्यमंत्री, ठीक है ना, को एक ईडी और सीबीआई जो लगाकर जिस तरीके से पीएमएलए कानून और तमाम कानूनों का मिसयूज किया जा रहा है, लगाकर हम किसी का भी पद छीन सकते हैं, इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि एग्जीक्यूटिव को इतना पावर दे रहा है, जो एक तरीके से हमारे यहाँ जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, जो संवैधानिक का एक बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत जो ढांचा है, जो केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्थापित किया, उसका भी उल्लंघन कर रहा है। नमस्कार, दी आज़ादी में आपका स्वागत है। मैं हूं जयप्रकाश। अभी कुछ दिनों पहले भारत सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा के अंदर एक विधेयक प्रस्तुत किया, 130वां संविधान संशोधन विधेयक। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश सरकार विधेयक, इन तीनों विधेयक को लाने के पीछे सरकार का तर्क है कि वैसे नेता जिनके ऊपर संगीन अपराध के आरोप लगे हैं और जिसमें 5 साल से ज़्यादा तक की सज़ा हो सकती है, उनको 30 दिनों के भीतर, अगर वो इस पूरे मामले में 30 दिन तक जेल में जाते हैं या उनको पुलिस डिटेन करती है, तो 30 दिनों के बाद उनको अपना पद छोड़ना होगा और ये कानूनी बाध्यता होगी। आज हम इसी मसले पर बात करेंगे कि ये कानून, इस तरह का विधेयक लाने की क्या आवश्यकता थी, इसका क्या औचित्य है। हमारे साथ मौजूद हैं विधि के जानकार राजीव जी। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। देखिए, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा राजीव जी, ये जो सरकार जो विधेयक लेकर आई है और उनका तर्क है कि 30 दिनों तक जो भी जेल में जाएंगे या उनको डिटेन पुलिस करेगी, वैसे आरोप में जिसमें 5 साल, वैसे मतलब आरोप उन पर लगे हों जिस जिस अपराध में कि 5 साल से ज़्यादा उनको सज़ा हो जाए, तो उनको पद अपना छोड़ना पड़ेगा, ये कानूनी बाध्यता होगी। तो इस तरह का विधेयक लाने की क्या भी आवश्यकता थी, जबकि पहले से भी ऐसे कानून मौजूद हैं हमारे यहाँ? तो इसके पीछे का औचित्य क्या है? देखिए, इसके पीछे का जो औचित्य है या कारण है, ये पूरी तरीके से राजनीतिक है। कई बार क्या होता है कि सत्ता में बैठे हुए लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ ऐसा काम करते हैं जो राजनीतिक तौर से तो इस देश को नुकसान पहुंचाता ही है, उसके लोकतांत्रिक ढांचे को तो चोट पहुंचाता ही है, लोगों की आवाज़ को तो दमन करता ही है। जो हमारी संवैधानिक जो संकल्पना है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेजोल्यूशन है, उसको भी चोट पहुंचाता है। और अपने हित के लिए वो ऐसा करते हैं और कर गुजरते हैं, और वो इस बात का कोई कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं कि लोगों का, इस देश की जो संवैधानिक ढांचा है उसका, या जो भी हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जो न्याय प्रशासन के जो आधार स्तंभ हैं, उनका कितना वो नुकसान कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि इसको लेकर बहुत पहले ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत उसकी धारा 8 है, धारा 8 में ही ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर 2 साल के लिए कन्विक्टेड हो जाएगा, ठीक है ना, तो कन्विक्टेड हो जाएगा तो वो चुनाव नहीं लड़ सकेगा जब तक वो सज़ा चलेगा। मिनिमम 2 साल है, मान लीजिए किसी को 3 साल की सज़ा हो गई, तो वो 3 साल प्लस जेल से निकलने के 6 साल तक, मतलब वो 9 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकेगा। भारत में जिस तरह की राजनीति है, ठीक है ना, भारत की राजनीति में इस तरह का भी कानून आप पूरी तरीके से सही नहीं मान सकते हैं।
ठीक है, अभी भी हम लोग ने राहुल गांधी के केस में देखा कि इसी कानून का कितना ही बेजा इस्तेमाल हुआ। ठीक है ना? हमारे पास तथ्य हैं, ठीक है ना? जिस तथ्य के हिसाब से हम इस बात को कह सकते हैं कि इस तरह का कानून भारतीय राजनीति राजनीति के परिदृश्य में कितना खतरनाक है। और ये क्या कारण थे अगर राजनीतिक तौर से देखिए। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को इन्होंने जेल में भेज दिया, अभी तक कोई सबूत, ठीक है, कोर्ट के सामने नहीं पेश हुए, उनके पार्टी के तमाम लोगों को जेल में भेज दिया। झारखंड के चीफ मिनिस्टर को जेल में भेज दिया, अभी तक कोई सबूत नहीं कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर पाए। और उसके बाद उनकी पार्टियों को तोड़ने की पुरजोर कोशिश की गई। आप ये समझें, तो क्या एक कारण इसका ये नहीं माना जाए कि साहब आप ये करने में नाकाम हो गए तो आप कानून के रास्ते से ये काम करेंगे? यही बात जो विपक्षी पार्टियां हैं या जो जिनको इस बात की चिंता है कि इस कानून का बेजा इस्तेमाल अगर ये कानून बन जाता है, और इसमें एक चीज़ महत्वपूर्ण ये है कि वो कह रहे हैं कि सिर्फ आरोप लगा और 30 दिन आप जेल में गए या आप डिटेन किए तो आप पद से जाएंगे, भले वो आरोप सिद्ध हो या ना हो। तो ये क्या कहता है? देखिए, एक तो जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है, जो आपराधिक विधि का जो विधि शास्त्र है, उसका सबसे मूलभूत सिद्धांत है कि जब तक किसी व्यक्ति को उसको सजा तब दोष सिद्धि, इसको कहते हैं ना कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, जब तक वो कन्विक्ट नहीं हो जाता है न्यायालय के द्वारा तब तक हम प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस मतलब उसको हम दोषी नहीं मानेंगे। ये एक ऐसा कानून लेके आए हैं कि वो उस बेसिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट में है। कई बार हम इस तरह के डॉक्ट्रिन्स को हम बाईपास करते हैं, लेकिन उसका बड़ा कारण होता है। यहाँ कोई भी कारण नहीं है, एक राजनीतिक हित है सत्ता पे बैठे हुए लोगों का, जो पूरी कोशिश करके भी जब किसी पार्टी को तोड़ नहीं पाते हैं, वहाँ सरकारें गिरा नहीं पाते हैं। आप ये समझे, मान लीजिए कि ये सत्ता में है, कोई 5 विपक्ष में सरकारें हैं, ठीक है ना, राज्यों में, आराम से ईडी को, अब पीएमएलए कानून ऐसा है कि 500 रुपये का भी वो करके वो बड़ा माहौल बनाकर, और कुछ भी है। देखिए, पीएमएलए के अंदर जो ईडी काम कर रही है, जो पीएमएलए कानून है उसके अंदर जो ईडी काम कर रही है बिना किसी तथ्य के, ठीक है। और वो एक तो सुप्रीम कोर्ट में आप समझें कि एक तो और भी खतरनाक चीज़ कुछ समय पहले देखा गया, एक इनवेलप जूरिस्प्रूडेंस पैदा हुआ। तो इनवेलप जूरिस्प्रूडेंस में कई ऐसे मामले हैं जो गवर्नमेंट ये कहती है कि हम दूसरे पार्टी के सामने अपना एविडेंस नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। इस तरह की भी जूरिस्प्रूडेंस पैदा हुए। राफेल ओफेल के मामले में देखा गया, लिफाफा बंद न्याय शास्त्र जो पैदा हुआ। ऐसी स्थिति में ये बहुत आसान है कि जब इस तरह की बातें चल रही हों आपके देश के भीतर, तो किसी भी विपक्ष के नेता को, उसके मंत्री को, उसके मुख्यमंत्री को, ठीक है ना, आप डरा कर धमका कर आप उसको 30 दिन के लिए जेल में कर सकते हैं। और हमको तो लगता है कि उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैचारिक रूप से कोई बहुत कमज़ोर व्यक्ति रहे होगा और किसी दल का मंत्री होगा तो उसको केवल बता देंगे कि आपके खिलाफ हम कर देंगे कार्रवाई, वो बेचारा टूट के चला आएगा। तो अगर नहीं साहब, हम वॉशिंग मशीन में आपके धुलने आ रहे हैं, आप बताइए कब आ रहे हैं। ऐसे भी आप देखें तो मतलब ऐसे बहुत कम मामले आए हैं। एक मामला दिल्ली का है जिसमें अरविंद केजरीवाल जी जेल गए, उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। हेमंत सोरेन तो इस्तीफ़ा दे के जेल गए जी। तो इकलौता मामला है ऐसा। तो इस एक अपवाद भी मान ले इसको, तो क्या अपवाद के लिए इस तरह का संवैधानिक संशोधन उचित है क्या? देखिए, इसको लेकर ना मैं आपको एक बहुत पुरानी एक कहानी है जो आधे सेकंड 30 सेकंड के अंदर सुना दूंगा मैं आपको। एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन होता है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन क्या है? संवैधानिक अभिसमय का मतलब ये होता है कि एक ऐसा कानून जो लिखा ना जाए, लेकिन उसकी पालन जो है बहुत मजबूती के साथ हम लोग करते हैं। ये हम लोगों का संवैधानिक चरित्र है। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तीसरी बार प्रेसिडेंट बनना चाह रहे थे, जब दूसरी बार वो बने तो नेहरू जी से उनमें कुछ मतभेद रहे होंगे उस टाइम पे। दोनों अलग अलग विचारधारा के लोग थे, इस पे आप हमसे अच्छा जानते हैं, ठीक है। तो चाहते थे कि किसी बहुत प्रोग्रेसिव लोगों को देश का प्रेसिडेंट बनाया जाए, चेंज किया जाए। एक नॉर्थ साउथ के भी पॉलिटिक्स को बैलेंस करने का काम था। तो जब राजेंद्र बाबू को ये बात पता चली तो तीसरी बार वो स्वतः ही, जब इसको एक प्राइवेट बिल उस समय लाया गया कि जैसे अमेरिका में हो रहा था
ठीक है ना, कि अमेरिका में है कि कोई तीसरी बार न बन पाए, उस तरह का वो कानून आया। चूंकि एक वहाँ पे प्रेसिडेंट साहब थे, वो लगातार जब तक जिंदा रहे तब तक प्रेसिडेंट रहे, और कई लोगों का कैरियर समाप्त कर दिए उन्होंने। तो उन्होंने स्वतः कहा कि नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमको अपने चरित्र पे खुद, संवैधानिक चरित्र पे अंकुश लगाना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं लड़ेंगे अगली बार, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, लेकिन इस तरह का कानून लाने की जरूरत नहीं। अननेसेसरी कानून का भी आना जो है एक संवैधानिक चरित्र के लिए बहुत ठीक नहीं है। आप हर छोटी छोटी बातों पे अगर कानून बना देंगे, ठीक है ना, तो आप समझिए कि आज भी बहुत ढेर सारे कानून हैं, और आप उस प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज। अगर आपको कानून नहीं पता है तो इसका कोई बचाव नहीं है। ठीक है। अभी आप चरित्र या एक तरह की नैतिकता की बात की, तो हम सब ने देखा है कि कई बार छोटी छोटी दुर्घटना पर भी मंत्रियों का इस्तीफा होता रहा है। रेल की दुर्घटना हो जाए या कोई बड़ी घटना हो जाए तो मंत्री या राज्य के भीतर या केंद्रीय मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। लेकिन पिछले अगर कुछ वर्षों में देखें तो इतनी रेल दुर्घटनाएं हुई, कई बड़ी घटनाएं हुई, आतंकी हमले हुए, कोई इस्तीफा नहीं हुआ। तो अगर उसकी बात करें नैतिकता के आधार वाली बात, तो इस सरकार में कोई इस्तीफा नहीं हुआ अब तक। तो ये इसको आप कैसे? इसको हम अरविंद केजरीवाल जी से ही जोड़ के देखेंगे। ठीक है ना, एक सत्ता में बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने जबरदस्ती एक चीफ मिनिस्टर के ऊपर एलिगेशन लगाया, उसको अरेस्ट किया, उसे जेल में डाला। ठीक है। और वैसी वैसी व्यवस्था जो अधिनायकवादी व्यवस्था है, वो चाहती है कि विपक्ष के लोग इस्तीफा दें, और उनके शासन सत्ता में बैठे हुए बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो गई। ठीक है ना, ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जिसपे भारत भी शर्म से झुक गया कि वो कैसे अपने प्रतिनिधियों को बैठाया हुआ है सरकार के अंदर। वहां पे ये कहते हैं कि हमारे समय में इस्तीफा नहीं होता है। तो ये दोहरी बेशर्मी है कि एक तरह से तो आप इल्जाम लगाकर विपक्ष से कहते हैं कि इस्तीफा दे दीजिए, और नहीं तो हम इस तरह का काला कानून लाएंगे। जैसे कुछ बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने कहा ना कि ये इमरजेंसी से भी आगे बढ़कर कुछ बहुत खतरनाक है, और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि हमारे में तो टेंडेंसी ही नहीं है, हमारी सरकार में, कि हम इस्तीफा देंगे। तो इस तरह का जो बेशर्म चरित्र है ना सत्ता का, वो केवल जो जो अधिनायकवादी मानसिकता जो लोग रखते हैं, उन्हीं के अंदर ऐसी बातें हो सकती हैं। लेकिन एक सवाल तो ज़रूर उभरता है यहाँ कि लगातार भारतीय राजनीति दागदार होती जा रही है। कई आपराधिक चरित्र के लोग राजनीति में बहुत सक्रिय हैं और बड़े बड़े पदों पर पहुँच गए। तो ये एक ज़रूरी है कि इस पर अंकुश लगे, रोक लगे। और जो खुद की नैतिकता वाली बात है वो तो अब कहीं दिखती नहीं। किसी भी तरीके से पद पे हासिल करना है, चुनाव जीतना है, हर समीकरण साधना है। तो राजनीति के भीतर जो नैतिकता का क्षरण हुआ है, उसको हम कैसे बहाल करेंगे, कैसे काउंटर करेंगे? अगर कानून से कोई नहीं मान रहा हो, खुद नैतिकता से नहीं मान रहा हो, तो क्या कानून के ज़रिए ये मनवाना हमारी मजबूरी भी हो रही है क्या कहीं न कहीं? कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? देखिए, इसमें मैं दो तीन तरह की बातों से इसको जोड़ूंगा। ठीक है ना। एक ये विधि शास्त्र का बड़ा गूढ़ प्रश्न है कि क्या आप समाज की हर बुराइयों का, जिसमें राजनीतिक बुराइयां भी हैं, आर्थिक बुराइयां भी हैं, और भी कई तरह की बुराइयां हैं, क्या ये हर बुराइयों को आप विधि बनाकर, कानून बनाकर सही कर सकते हैं? ये भी एक सवाल है। ठीक है ना। जो सवाल का आपका जो गूढ़ प्रश्न है वो ये है। ठीक है। मैं अक्सर इस सवाल को एड्रेस करता हूँ अपनी क्लासों में अपने बच्चों के साथ। जब भी हम हायर स्टडी में इसको पढ़ाते हैं तो वहाँ एक टर्म होता है कि लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। क्या सामाजिक परिवर्तन का हथियार लॉ है? तो मैं बताता हूँ कि लॉ इज नॉट लाइक द मेडिसिन, लॉ इज लाइक द सर्जरी। समाज वही अच्छा है, पर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाते हैं ना कि बेस्ट गवर्नमेंट इज द लिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट। कि कम कम अगर आप हर जगह अपने प्रशासनिक तत्परता ही लगानी पड़े, तो ऐसी व्यवस्था ठीक व्यवस्था नहीं होती है। समाज भी वही ठीक होता है जहाँ कम कानून की जरूरत हो, उसी को सिविलाइज्ड, वही उसका पैमाना है। हर बात पे अगर कानून बना देंगे तो वो एक तो किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, लोगों के अंदर से कानून का भय चला जाएगा हर बात पे कि ये कर दिए तो कानून चलेंगे, तो कानून, यहाँ ये कर दिए तो कानून। लेकिन अब प्रश्न है कि सामाजिक समस्याओं को दूर कैसे किया जाए, या जो राजनीतिक समस्या है उसको दूर कैसे किया जाए।
तो सामाजिक समस्याओं पे मैं पहले बता देता हूँ कि उसके लिए आपको सोशल कॉन्शियसनेस पैदा करना होगा, और वो एक शिक्षा संवाद के माध्यम से पैदा हो सकता है, जिसकी प्रबल दुश्मन हमारी आज की मौजूदा सरकार में बैठे हुए लोग हैं। वो शिक्षा के भी प्रबल दुश्मन है और संवाद के भी प्रबल दुश्मन है। वो वहाँ से सही हो सकता है। जहाँ तक राजनीति कुरीतियों का दूर मतलब सवाल है, जिसको ये दूर करने की बात कर रहे हैं, उसको भी कैसे दूर किया जा सकता है, उसका भी बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप गलत एक बड़ा गालिब के नाम से एक शेर बड़ा पढ़ता है, जो गालिब का नहीं है, कि उम्र भर ये गलतियाँ करते रहे, ठीक है ना, और वो दाग चेहरों पे था और शीशा साफ करते रहे। आपको, हालांकि गालिब साहब का शेर नहीं है, लेकिन आज इस हवाले पे मैं ये कहूँगा कि आपको जो काम करना है, अगर आप नेता, तो कैसे ठीक होगा? नेता जनता से ठीक होता है। आप बेकार नेताओं के पीछे पड़े हुए हैं। आपने कोई ऐसा प्रोग्राम चलाया है जिसमें जनता जो है, जो वी द पीपल है, वो प्रोग्रेसिव कितना होगा, वो उसकी प्रोग्रेसिव थॉट कितना होगा? हमारे यहाँ तो अगर आप लेफ्ट राइट और सेंटर की बात करें, तो सेंटर में तो मिक्सिंग था लेफ्ट और राइट दोनों आइडियोलॉजी का। लेकिन मैंने लेफ्ट के संगठन में ये देखा है कि वो जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागृत करते हैं, जनवादी तथ्यों से अवगत कराते हैं। उनका कैडर इस तरह का काम करता है, जितनी भी उनके पास संसाधन हो, क्योंकि लोगों की समझ के हिसाब से लोग एक दूसरे को समझते हैं, ठीक है। मेरी समझ है कि मैं राइट ओरिएंटेशन के लोगों को भी बुरा नहीं मानता हूँ। मेरा ये है कि भैया, जब भी आप बात करें, संवाद करें हमसे, जो बात होगी आपसे की जाएगी, बातचीत से मसले हल किए जाएंगे। लेकिन ये क्या जो है राजनीतिक जो कुरीतियां हैं, उसमें आपको जनता के अंदर जागरण करना होगा। ये धार्मिक जागरण की बात मैं नहीं कर रहा, ठीक है ना। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर कभी रिनेशा नहीं हुआ, कभी पुनर्जागरण नहीं हुआ। खासकर बहुत लंबे अरसे पे लोग ये मानते हैं कि जब बुद्धिज्म आया था, उस समय यहाँ के समाज में पुनर्जागरण हुआ था, जब जैनिज्म आया था उस समय हुआ था। लेकिन आप देखें कि आज़ादी के भी समय वो प्रोसेस नहीं हुआ। आप समझें जेपी जी, कि हमने एक संविधान बनाया जिसकी प्रस्तावना में रखा कि हम कैसा भारत बनाएंगे लोकतांत्रिक हो। हमारे अंदर लोकतंत्र की समझ है? आज आप पूछ लीजिए। बाद में जब सेकुलरिज्म के नाम पर बड़ा बवाल हुआ, क्योंकि यहीं के एक मेंबर चुन के गए थे, प्रोफेसर केटी शाह। तो केटी शाह ने, जब आर्टिकल 1 हुआ करता था, प्रेम्बल, जो ड्राफ्ट संविधान था, जो जो प्रारूप दस्तावेज था संविधान का, तो उसके अनुच्छेद 1 में उन्होंने अपना एक अमेंडमेंट प्रस्तुत किया और कहा कि इसमें सेकुलरिज्म शब्द, फेडरलिज्म शब्द, चूंकि हमारा बेसिक है, चूंकि सेकुलरिज्म हमारे संविधान की बेसिक टेंडेंसी रही है, इसको डाला जाए संविधान के अंदर, जो बाद में इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन में डाला था। तो हम सोच सकते हैं कि क्या हमारी सेकुलर टेंडेंसी है? हमें इतनी समझ है कि हम अपने धर्म को माने या न माने, अगर मानते हो तो दूसरे धर्म को भी हम क्या रिस्पेक्ट दे सकते हैं? केवल सर्वधर्म समभाव का नारा बुलंद करने से ही वो टेंडेंसी तो आएगी नहीं आपके अंदर। क्या आप रिपब्लिक की बात सोच सकते हैं? आप कहते हैं ना कि हम रिपब्लिक हैं, रिपब्लिकन। रिपब्लिक क्या होता है? क्या आम लोगों की समझ है इसको लेकर? तो जनता को उन बुनियादी न्याय क्या है, सामाजिक न्याय कैसे मिलेगा? आज तक जाति बिरादरी देखकर शादी करने वाले लोग सामाजिक न्याय की बात क्या समझेंगे? वो जातिगत सेना खड़ी कर सकते हैं, वो जो बराबरी का जो बात है वो नहीं कर सकते हैं। तो ये जनता को करना चाहिए। ये अभी जो आप कह रहे थे, तो जैसे शुरू में भी आपने एक बात कही कि अ, कानून की ज़रूरत तब होती है, वो रेगुलर मेडिसिन नहीं बल्कि सर्जरी है। सर्जरी है सर। और अभी जाति व्यवस्था, तो क्या हमारा समाज इतना सड़ चुका है इसलिए इस तरह के कानून लाए जाने चाहिए कि सर्जरी ही कर दी जाए, या अभी भी इसमें सुधार की गुंजाइश है, हम इसको दुरुस्त कर सकते हैं? देखिए, समाज में कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे सर्जरी की ज़रूरत है। जैसे आपको मैं बताऊं कि डॉरी का एक प्रावधान था। तो डॉरी क्या था कि इतनी बड़ी बीमारी समाज की थी, ठीक है ना, जिसके लिए ये था कि लोगों को समझाया नहीं जा सकता, तो कानून लाया गया। लेकिन उसका वो भी जो कानून है ना, वो बहुत ही कम समय के लिए लाना चाहिए, कि जब समाज इतना परिपक्व हो जाए। हालांकि हम लोग तो उस प्रोसेस में ही नहीं आए कि हम मैच्योरिटी हमारा समाज ग्रहण कर ले, लेकिन अगर ढंग से हम काम किए होते तो 63 में ये कानून आया था, 1963 में। और अभी तक अगर 40 साल तक अगर हमने अपनी शिक्षा व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया होता, तो आप समाज, जैसे पोलियो खत्म हो गया ना ड्रॉप पिला पिला कर, तो हमने वो ढंग से ड्रॉप ही नहीं पिलाया शिक्षा का।
ये तो दूर हो गया होता। और जहाँ तक राजनीति का सवाल है, राजनीति का जो प्रोसेस है, राजनीति में अगर आपको रिफॉर्म करना है तो नेता और पार्टी के ऊपर नहीं कर सकते हैं। आप अगर जनता को अगर सही कर दीजिएगा तो ये पार्टियां तो मतलब गुलाम हो जाएंगी साहब जनता की। आप ये समझें कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। हम इस दौर से गुजर रहे हैं जहां लोग सरकारें तय करते हैं। मतलब लोग सरकारें तय, ये दौर वो है जहां सरकारें ये तय कर रही हैं कि कौन से लोग वोट देंगे। अभी एसआईआर का वही मसला चल रहा है और आपने कहा कि अगर लोग ठीक हो जाए, हालांकि आसान नहीं है। जिस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम होता है, जिस तरह का इन्फ्लुएंस होता है, जातियों में, धर्मों में, समुदायों में लोगों को बांट दिया जाता है, तो आसान नहीं है कि लोग सारी चीज़ समझ जाए। और एजुकेशन की कमी, चेतना की कमी, तो बहुत सारे मसले हैं, तो आसान नहीं है। अब मैं ये आपसे समझना चाहूँगा, एक विधि के जानकार, एक प्रोफेसर के नाते, संवैधानिक नज़रिए से ये कानून कितना सही है? संवैधानिक नजरिए से ये विधेयक, अभी तो कानून विधेयक, बना नहीं हाँ है। विधेयक जो है ये जो आ रहा है, इसने संविधान के सारे मूलभूत सिद्धांतों को तार तार कर दिया है। हम सिलसिलेवार तरीके से इसे बात करेंगे। आप समझे कानून क्या कहता है। कानून ये कहता है कि हम किसी भी मंत्री, मुख्यमंत्री, ठीक है ना, को एक ईडी और सीबीआई जो लगाकर जिस तरीके से पीएमएलए कानून और तमाम कानूनों का मिसयूज किया जा रहा है, लगाकर हम किसी का भी पद छीन सकते हैं। इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि एग्जीक्यूटिव को इतना पावर दे रहा है, जो एक तरीके से हमारे यहाँ जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, जो संवैधानिक का एक बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत जो ढांचा है, जो केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्थापित किया, उसका भी उल्लंघन कर रहा है। मतलब आपको न्यायालय की जरूरत नहीं है साहब। कल को कोई भी मुख्यमंत्री विपक्ष का है, किसी भी राज्य में है, उसको हटाना, उसके मंत्री को हटाना, उसके पार्टी को तोड़ने के लिए आप एक कानून ला रहे हैं। मतलब इस सरकार की सबसे अच्छी बात आप जानते हैं क्या है? जिसको आप आज तक कुरीति मानते थे, उस कुरीति को करने के लिए कानून ले आते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा जो आप कहते हैं ना कि जनबल धनबल से चुनाव लोग लड़ते हैं, और इसको हम लोग कुरीतियां मानते थे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का। ये आपने अहम बात उठाई कि अगर ये विधेयक कानून बन जाता है तो वाकई न्यायालय की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि जो एग्जीक्यूटिव है, विधायिका है, वो खुद अपने आप में न्यायालय का रूप ग्रहण कर लेंगे और किसको हटाना है, किसको रखना, ये तय करेंगे। एक और इससे जुड़ा हुआ है कि क्या ये जो वोट का अधिकार है नागरिकों का, हम अपना वोट देकर किसी भी विधायक को, सांसद को चुनते हैं, मुख्यमंत्री को चुनते हैं, प्रधानमंत्री को चुनते हैं, तो क्या इस वोट के अधिकार का भी हनन है कि हमने वोट दे के चुना किसी और को और अचानक किसी और ने उसे हटा दिया? देखिए, ये तो बिल्कुल इस तरह का हनन कर रहे हैं। विपक्ष में किसी को जो चुना, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से जो लोग चुन के आए हैं, ठीक है ना, अगर उन्होंने कहीं वोट चोरी नहीं की है, कहीं विपक्ष का वोट घटाया नहीं है, ठीक है ना, पक्ष का वोट जोड़ा नहीं है, चुनाव जीत के बड़े मुश्किल से विपक्ष के सांसद आ रहे हैं, ये सब सारे तंत्र के बावजूद जीत के आ रहे हैं, सारे मीडिया तंत्र उनके खिलाफ आपने लगा दिया है, फिर भी वो जीत के आ रहे हैं। आपका यहाँ पर भी पेट नहीं भरा साहब। आप ऐसा कानून लगा दे रहे हैं कि सब कुछ के बाद भी आप चाह रहे हैं कि इसको हम हटा दें ताश के पत्तों की तरह, और ऐसा आप कानून लेके आ रहे हैं। मैं आपको मतदाता के अधिकार का भी उल्लंघन। मतदाता का अधिकार तो उस उल्लंघन के जो फहरिस्त है, जो सूची बनी गई, उसमें बहुत नीचे है साहब। ये सब कुछ का उल्लंघन है। भारत का जो संवैधानिक चरित्र है, आपको तो मैंने केवल एक बात बताई, पृथक्करण का सिद्धांत जो सेपरेशन ऑफ पावर है, ये विधि के शासन का उल्लंघन है। आप ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते हैं जहां संतुलन न हो। आप एक असंतुलित कानून बना रहे हैं जिसमें न्यायालय की कोई भूमिका नहीं है। और माफी के साथ मैं कहना चाहूंगा, और बड़े अदब के साथ मैं ये अपनी बात रखना चाहता हूं, कि जो भी इलेक्शन के मामले में जो जजमेंट्स आते हैं, या तो वो ढंग से आते नहीं हैं, या वो इतना डिले आता है, मतलब इतना लेट आएगा कि जब तक दूसरा चुनाव आ जाता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। और आप ये बताइए कि जो चंडीगढ़ वाली घटना हुई है, अब उतना क्लियर कट एविडेंस कितने मामलों में मिला? बिहार का पिछला चुनाव आप देखिए, उसमें क्या रिमेडी मिली विपक्ष को? कुछ नहीं मिली।
सब कुछ के बाद भी, सारे मेहनत के बाद भी, सारे तंत्रों से लड़ते हुए बाद भी विपक्ष को 5 साल फिर से इंतजार करना पड़ा और फिर वो चुनाव में जा रहे हैं। इस चुनाव में जब आए तो 2024 में जो लोकसभा का चुनाव था तो इनको विश्वास था कि ये भी नहीं जीत पाएंगे, तो उसमें भारी संख्या में वोट जोड़े गए और तब भी इतना करंट था कि क्लीन स्वीप नहीं कर पाए। उसके बावजूद इनको लगा कि अब क्या करें, तो कहा अब वोट काटेंगे। ये स्थिति है इस सरकार की। मतलब हमें क्या मतलब है, आप आज हार जाएंगे, कल जो सरकारें आएंगी वो अच्छा काम नहीं करेंगी, जनता आपको फिर से चुन के ले आएगी। एक तो लोकतंत्र की प्रक्रिया है ना, चेंज होता रहता है। एक आखिरी सवाल, हम आखिरी की तरफ आ गए हाँ हैं, जी लंबी जी। बातचीत रही हमारी, कि अगर ये विधेयक पास होता है, हालांकि अभी ये तो संयुक्त जेपीसी में पार्लियामेंट्री समिति में चला गया है, कमेटी में, अगर ये विधेयक कानून का रूप लेता है तो क्या इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? देखिए सुप्रीम कोर्ट में दो बातें मैं आपको बता दूं। एक चीज़ जो छूट गई थी कि जेपीसी में क्या हो सकता है, तो जेपीजी ये समझिए कि जेपीसी क्या है। जेपीसी एक ऐसी है कि जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों के सांसद होंगे। लोकसभा का सांसद ज़्यादा होता है, सत्ता दल के जो सांसद ज़्यादा होते हैं, और इसके स्पीकर जनरली रूलिंग पार्टी से ही, सॉरी, अध्यक्ष जो है स्पीकर अपॉइंट करता है और रूलिंग पार्टी से ही आता है। तो आप इसकी संरचना से समझ लीजिए कि आना क्या है इसमें। आप बात समझ गए। दूसरा, ये एड हॉक कमेटी होती है, मतलब कुछ समय एक पर्पज के लिए बनाया जाता है, वो पर्पज समाप्त होने के बाद ये कमेटी समाप्त हो जाती है। विपक्ष के सांसद इसमें अपना एक डिसेंट नोट लगा सकते हैं। अब डिसेंट नोट संसद के पटल पे क्या है, उसको पब्लिक, मतलब मीडिया में जाएगा, लोग उस पर वाद विवाद करेंगे कि डिसेंट नोट क्या है। मीडिया अभी तक की कमेटी में जो विपक्ष का डिसेंट नोट है उसको कितना कवर की है ये आप समझ सकते हैं, मतलब उस पर भी क्या किया गया है। दूसरा, एक सुप्रीम कोर्ट में जब जाएगा तो कई आधारों पे ये चैलेंज किया जाएगा। एक तो फेडरल स्ट्रक्चर को ये नुकसान पहुंचाता है, जिसको हम लोगों ने कहा केशवानंद भारती के कि रूल ऑफ लॉ हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, जो जो हमारा संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर है, वो हमारा मूलभूत ढांचा है, सेपरेशन ऑफ पावर हमारा मूलभूत ढांचा है, ठीक है ना। ये सबका नुकसान पहुंचा रहा है। आप बताइए कि फेडरल स्ट्रक्चर में तो जो केंद्र चाहेगा वैसी ही सरकारें रहेंगी, यहां तक कि वो अपने अंदर जिसको चाहेगा, कल को कोई मंत्री को कोई बात ठीक लगे, मतलब आपको बाहरी पार्टी के बाहर के लोकतंत्र की बात नहीं है, देश के लोकतंत्र की बात नहीं है। आप ये समझें कि ये किसी पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र के लिए भी कितना खतरा है। अभी कोई मिनिस्टर साहब से कोई बात नहीं करते हैं, कल को कोई मिनिस्टर कहेगा तो अच्छा उसको उठा के 30 दिन के लिए जेल में डाल दो, स्वतः इसकी जो मिनिस्टरशिप है चली जाएगी। तो कितना खतरनाक ये कानून है, आप इसकी गहराई को समझिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी। राजीव जी विधि के जानकार हैं, प्रोफेसर हैं, और अभी जो 130वां संविधान संशोधन विधेयक जो पेश हुआ है, अगर ये कानून बनता है तो इसके क्या नुकसान हैं, क्या फ़ायदे हैं, बहुत सारे मसलों पर राजीव जी ने अपनी बात रखी, और इसे सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है, और मुझे लगता है कि अगर कानून बनता है तो चैलेंज किया जाएगा ही। हालांकि अभी कानून बना नहीं है, अगले सत्र में इस पर फिर से बात होगी, तब तक पता नहीं क्या होगा। तो इस मसले पर बातचीत हुई, और मुझे लगता है आपको ये बातचीत ज़रूर पसंद आएगी। आप आज़ादी को देखिए, और आज़ादी के चैनल पर दी आज़ादी पर आप हमारी इस बातचीत को सुन सकते हैं, और इस संविधान के मसले पर मुझे लगता है आपको बहुत ही लाभ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।